Hello everyone, welcome to our channel. I am Rekha Khola. Today we are going to start with a new chapter, Human Environment Interactions, the Tropical and the Subtropical Region. 7th क्लास का 8 चैप्टर है ज्योग्राफी का. इससे पहले हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए. अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया, देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Renuka was excited. Srikanth uncle was home after a gap of nearly 4 months. He was a wildlife photographer and traveled widely. Renuka's interest in wildlife and forest began at an early age, when her uncle introduced her to books on nature. Pictures of distant lands and peoples who lived there always fascinated her. रेणुका आज बहुत ही उत्साहित थी क्योंकि उसके जो अंकल हैं श्रीकांत लगभग 4 महीने पश्चात आज घर में थे. वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे और बहुत यात्रा करते थे. बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की जो रुचि है वनों और वन्यजीव में थी. जब उसके अंकल ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसको अवगत कराया, दूरस्थ भूस्थल और वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे सदैव अपनी ओर आकर्षित करती थी. आगे देखिए. इन दीज पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. Some are from dry deserts, some from frozen lands, and some from hot, wet rainforest. They look so different from me, observed Renuka. They may look different, but they share the same basic needs of life: food, clothing, and shelters, explained Shrikant uncle. Their children do the same things as you probably do: play games, quarrel sometimes, and then make up. Sing, dance, and help the families with various things that need to be done. They live closer to nature and very early in their lives have learned to care for nature. They learn how to catch fish and how to collect materials from the forest. रेणुका, इन पिक्चर्स में तुम संसार के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो. इनमें से कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं, कुछ रेगिस्तान से और कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं. वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा. वे देखने में भले ही अलग हों, परंतु उनके भोजन, कपड़े और मकान जैसी जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं हमारी ही जैसी हैं, श्रीकांत चाचा ने कहा. उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह खेलते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं. वे प्रकृति के नज़दीक रहते हैं और जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति का संरक्षण करना सीख लेते हैं. वे वनों से सामग्री एकत्रित करना, मछली पकड़ना सीख जाते हैं. लाइफ इन द अमेजन बेसिन. अमेजन बेसिन में जीवन. बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन, लेट अस लुक एट द मैप. 8.2 Notice that the tropical regions lies very close to the equator between 10 degree north and 10 degree south, so it is referred to as the equatorial regions. The river Amazon flows through this region. Notice how it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. The place where a river flows into another body of water is called the river's mouth. Numerous tributaries join the Amazon River to form the Amazon Basin. The river basin drains portions of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and a small part of Venezuela. देखिए कि अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र में देखें. क्या देखें कि जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच स्थित हैं और 10 डिग्री उत्तर भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में स्थित हैं. 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में स्थित हैं. देखिए तो दिख रही ना भूमध्य रेखा, इक्वेटर 0 डिग्री. लाइफ इन द अमेजन बेसिन. इसमें क्या बताया कि अमेजन बेसिन के बारे में पहले जानेंगे. तो मानचित्र, ये मानचित्र है हमारा और इसमें हम देखेंगे कि जो भूमध्य रेखा, देखिए बीच में जो भूमध्य रेखा इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है. उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है उष्णकटिबंधीय प्रदेश. ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश है जो
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। ये क्या है? ये भूमध्य रेखीय प्रदेश है। ठीक है, आगे देखिए, अमेजन जो बेसिन, अमेजन नदी जो है इसी प्रदेश से होकर निकलती है। अमेजन जो रिवर है वो इसी प्रदेश से होकर के निकलती है। ये पश्चिमी पर्वतों से निकलकर पूर्व दिशा में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है, इसमें हम देखेंगे। आगे देखते हैं, द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लो इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ। Numerous tributaries join the Amazon River to form the Amazon Basin. The river basin drains portion of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and a small part of Venezuela. जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं, और अमेजन नदी में अनेक सहायक नदियां मिलकर के अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, यदि कोई नदी किसी दूसरी जलराशि में मिलती है तो उसे मुहाना कहते हैं। ठीक है, और अमेजन नदी की जो सहायक नदियां हैं वो क्या करती है? मिलकर के अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। ये नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों में, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वेडोर और वेनेजुएला के छोटे छोटे भागों से अपवाहित होती है। आगे देखिए, इसमें क्लाइमेट के बारे में क्या पढ़ेंगे? एज यू नाउ नो द अमेजन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. Both day and nights are almost equally hot and humid. The skin feels sticky. It rains almost every day. That too without much warning. The day temperatures are high with very high humidity. At night the temperature goes down but the humidity remains high. As you now know, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। सारे साल यहाँ पर नम और गर्म जलवायु रहती है। यहाँ का जो मौसम है दिन और रात दोनों ही वक्त जो है एक जैसा समान रूप से यूट्यूबर वाले आना तैयारी है। क्लाइमेट यानी कि जलवायु के बारे में हम देखेंगे। एज यू नाउ नो द अमेजन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और सारे साल यहाँ पर नम और गर्म जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम मतलब रात और दिन दोनों ही वक्त लगभग समान रूप से आर्द्र व गर्म होता है। शरीर में चिपचिपाहट होती है, जब ह्यूमिडिटी होती है तो शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है। दिन का तापमान उच्च और आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कुछ कम हो जाता है और आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। रेन फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे। वर्षावन As it rains heavily in these regions, thick forests grow. The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. The ground remains dark and damp. Only shade-tolerant vegetations may grow here. Orchids, bromeliads grow as plants parasites. The rainforest is rich in fauna. Birds such as देखिए, वर्षावन इन प्रदेशों में ज़्यादा वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन पाए जाते हैं। वन इतने ज़्यादा सघन होते हैं कि शाखाओं तथा पत्तियों से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ की भूमि नम और प्रकाश रहित बनी रहती है। यहाँ पर केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ब्रोमीलाइड और आर्किड पैदा होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। The rainforest is rich in fauna. Birds such as toucan,
Hummingbirds, birds of paradise with their brilliantly colored plumage, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. These birds also make loud sounds in the forest. Animals like monkey, sloth and ant-eating ये नाम पता उसे tapir. Ant-eating tapirs are found here. Various species of reptiles and snakes also thrive in these jungles. Crocodile, snakes, python abound. Anaconda and boa constrictor are some of the species. Besides, the basin is home to thousands of species of insects. Several species of fish, including the flesh-eating piranha. Flesh-eating piranha fish is also found in the river. This basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found there. देखिए, वर्षा वन में प्राणीजात की जो है अत्यधिक प्रचुरता होती है. रंगीन पक्षी वाले पक्षी. वर्षा वन में प्राणीजात की अत्यधिक प्रचुरता होती है जिसमें टुकन, गुंजन पक्षी, भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से अलग होते हैं यहाँ पाए जाते हैं. ठीक है. प्राणियों में स्लॉथ, बंदर, चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं. सरीसृप और सांप की विभिन्न प्रजातियां भी इन्हीं वनों में पाई जाती हैं. मगर, अजगर, सांप, बोआ, एनाकोंडा कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं. इसके अलावा हजारों कीड़े मकोड़े भी इसी बेसिन में पाए जाते हैं. मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य सहित मछलियों की विभिन्न जो प्रजातियां हैं वो भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं. इस तरह जो जीवियों की जो विविधता देखने को मिलती है यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है उनके लिए. ठीक है. इस तरह जीवों की विविधता के लिए यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है. आगे चलिए. पीपल्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन के निवासी. Peoples grow most of their food in small areas after clearing some trees in the forest, while men hunt and fish along the rivers. Women take care of the crops they mainly grow. Tapioca, pineapples and sweet potato. As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keeps their families alive by feeding them the vegetables they grow. They practice slash and burn agriculture. The staples food is manioc, also known as cassava, that grow under the ground like the potato. They also eat queen's ants and eggs sacs. Cash crop like coffee, maize and cocoa are also grown. वर्षा वन के निवासी मतलब यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए खेती करते हैं. यहाँ के जो पुरुष हैं नदी में मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं. औरतें फसलों का ध्यान रखती हैं. टैपियोका, शकरकंद, अनानास उगाते हैं. क्योंकि शिकार या मछली मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिला ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करती हैं. वे दहन और कीर्तन कृषि पद्धति यानी कि झूम कृषि भी इसको बोलते हैं, तो स्थानांतरित कृषि भी इसको बोलते हैं. कीर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं. इनका प्रमुख जो आहार है वो मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं. ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है. ये अंडकोश और एवं चींटियों की रानी भी खाते हैं. कॉफ़ी, कोको और मक्का जैसे नकदी फसल भी यहाँ पैदा की जाती हैं. फिर दोबारा पढ़ना पड़ा वो 3 लाइन दिखाकर फिर बोली को न पीछा नहीं चल रहे हो. यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए खेती करते हैं. यहाँ पुरुष नदी में मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, जबकि औरतें क्या करती हैं कि फसलों का ध्यान रखती हैं. टैपियोका, शकरकंद और अनाज उगाते हैं. क्योंकि शिकार और मछली मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करती हैं. कीर्तन एवं दहन कृषि पद्धति, जिसको हम स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि भी बोल सकते हैं, इसका प्रयोग करते हैं. इनका प्रमुख जो आहार है मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं. ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है. ये अंडकोश एवं चींटियों की रानी भी खाते हैं. ये कॉफ़ी, कोको और मक्का जैसी नकदी फसल भी यहाँ पैदा करते हैं. ठीक है. आगे देखिए. The rainforest provide a lot of foods for houses. Some families live in thatched house shaped like beehives. There are other large apartment-like houses called maloca with a steeply slanting roof.
वर्षा वन प्रचुर मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार जैसे छप्पर के घरों में निवास करते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। देखिए आगे, लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। In older days, the heart of forest could be reached only by navigating the rivers. In 1970s, the Trans-Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible. Aircrafts and helicopters are also used for reaching various places. The indigenous populations was pushed out from the area and forced to settle in a new area, where they continue to practice their distinct way of farming. लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग, यानी कि अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। प्राचीन काल में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी हिस्सों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टरों और हवाई जहाज़ों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप क्या हुआ कि वहाँ की जो मूल आबादी थी उसको उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक ढंग से खेती करते रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। The developmental activity are leading to the gradual destruction of the biologically diverse forest. It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. You can see that this destruction of forest has a much wider implications. The topsoil is washed away as the rainfall and the lush forest turns into a barren landscape. यानी कि विकास की जो प्रक्रिया के फलस्वरूप जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट होने लगे। ऐसा अनुमान है कि हर वर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग जो है लुप्त होता जा रहा है। ठीक है, वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव पड़ता है। वर्षा के कारण मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। देखिए वनों का क्रमिक विकास कैसे हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियर इसमें दिखाया गया है। ये देखिए ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शंस, ठीक है, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए पहले कितने घने वन थे, उसके बाद में ऐसे चलता गया, कम होते गए और उसके बाद में ये देखिए आप इस तरह से वनों का विनाश होता चला गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। Life in the Ganga Brahmaputra basin, the tributaries of river Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. The basin lies in the subtropical region that is situated between 10 degree north to 30 degree north latitudes. The tributaries of the rivers Ganga like the Ghagra, the Son, the Chambal, the Gandak, the Kosi and the tributaries of Brahmaputra drain it. The plains of the Ganga and the Brahmaputra, the mountains and the foothills of the Himalaya and the Sundarban Delta are the main features of this basin. Oxbow lakes dot the plains area. The area is dominated by monsoon climate. The monsoon brings rain from mid-June to mid-September. The summer are hot and the winter cool. देखिए इसमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि tributaries of river Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin. देखिए ये देखिए ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसका उद्गम स्थल मानसरोवर है। ठीक है, यहाँ से ये जो गंगा है, यमुना है, शारदा है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है, इस तरह से जो इसकी सहायक नदियाँ ये सारी मिलती है। इधर से चंबल, बेतवा, सोन ये नदियाँ हैं। ठीक है, ये जब आती हैं तो यहाँ पर जब ये बांग्लादेश में इधर आती है, इधर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी आती है अरुणाचल प्रदेश से इधर असम में, और ये फिर इधर जाती है बांग्लादेश में से होती हुई। अब ये यहाँ पर क्या करती है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो दोनों मिल जाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें।
गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। ये बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है। सोन, घाघरा, चंबल, कोसी, गंडक जैसी गंगा की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, सुंदरवन डेल्टा तथा पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद इस बेसिन की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है। मैदानी इलाकों में अनेक प्रकार की चाप झील पाई जाती हैं जिसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ऑक्सबो लेक कैसे बनती हैं? ऐसे आती हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है। ये फिर अलग हो जाती है तो ये ऐसे हो जाती है, ये कट जाती है, इसे अलग हो जाती है तो इस तरह से एक चाप झील का निर्माण करती हैं। ठीक है। यहाँ की जो जलवायु है मानसूनी है। मानसून के दौरान मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। आगे देखिए। The basin area has varied topography. The environment play a dominant role in the destructions of the population. The mountain areas with steep slopes have inhospitable terrain. Therefore, less number of people live in the mountain area of the Ganga Brahmaputra basin. The plain areas provide the most suitable land for human habitations. The soil is fertile. Agriculture is the main occupation of the people, where flat land is available to grow crops. The density of population of the plains is very high. The main crops is paddy. Since cultivations of paddy require sufficient water, it is grown in the area where the amount of rainfall is high. बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थला करती हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। मानव समुदाय के प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र ज़्यादा उपयुक्त है। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक सघन है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। यह उसी क्षेत्र में पैदा किया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। ठीक है। आगे देखिए। Wheat, maize, sorghum, gram and millets are the other crops that are grown. Cash crops like sugarcane and jute are also grown. Banana plantations are seen in some areas of the plains. In West Bengal and Assam, tea is grown in plantations. Silk is produced through the cultivations of silkworm in parts of Bihar and Assam. In the mountains and hills where the slopes are gentle, crops are grown on terrace. यहाँ उगाई जाने वाली जो अन्य फसलें मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूँ है, चना है। जूट और गन्ना जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जा सकते हैं। असम और जो है पश्चिम बंगाल के चाय के बागान, असम और पश्चिम बंगाल में चाय के बागान मिलते हैं। असम और बिहार के कुछ हिस्सों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। Where the slopes are gentle, crops are grown on terrace. देखिए, इन माउंटेन एंड हिल्स यानी कि मंद ढलान वाली पहाड़ियों और पर्वत पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। आगे देखिए। The vegetation cover of the area varies according to the type of landforms. In the Ganga and Brahmaputra plain, tropical deciduous trees grow along with teak, sal and peepal. Thick bamboo groves are common in the Brahmaputra plain. The delta area is covered with the आगे देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार एंड फर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप. देखिए इसमें क्या बताया है. अलग अलग भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विविधता पाई जाती है. गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, पीपल, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, पीपल और साल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष भी पाए जाते हैं. ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं. डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन ज़्यादा मिलते हैं. सिक्किम और उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश के तीव्र ढाल और ठंडी जलवायु वाले भागों में फर, चीड़ और देवदार जैसे शंकुधारी जो है वृक्ष पाए जाते हैं. ठीक है.
There is a variety of wildlife in the basin. Elephants, tigers, deers, and monkeys are common. The one-horned rhinoceros is found in the Brahmaputra plain. There is a variety of wildlife in the basin. Elephants, tigers, deers, and monkey are common. The one-horned rhinoceros is found in the Brahmaputra plain. In the delta area, Bengal tiger, crocodile, and alligators are found. Aquatic life abounds in the fresh river water, the lakes, and the Bay of Bengal Sea. The most popular varieties of the fish are the rohu, katla, and hilsa. Fish and rice is the staple diet of the peoples living in the area. यानी कि बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं. इनमें बाघ, हिरण, हाथी, बंदर आदि पाए जाने वाले जीव हैं. एक सींग वाला जो गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में पाया जाता है. डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, घड़ियाल, मगर पाए जाते हैं. नदी के साफ जल, झील व बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं. रोहू, हिल्सा, कतला मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है. चावल और मछली इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रमुख आहार है. आगे देखिए. Ganga and Brahmaputra plain has several big towns. Ganga and Brahmaputra plains has several big towns and cities. The cities of the Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna, and Kolkata, all with the population of more than 10 lakhs, are located along the rivers Ganga. The waste water from these towns and industries is discharged into the river. देखिए, द गंगा The Ganga and Brahmaputra plain has several big towns and cities. The cities of the Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna, and Kolkata, all with the population of more than 10 lakhs, are located along the rivers Ganga. The waste water from these towns and industries is discharged into the rivers. This leads to the pollutions of the river. देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो मैदानी भागों में कई बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं. इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से भी अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं. इन शहरों और यहाँ पर स्थित जो उद्योग हैं उनका जो दूषित जल है बहकर के नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है. आगे देखिए. ऑल 4 ways of transport are well developed in the Ganga Brahmaputra basin. In the plain areas, the roadways and railways transport the peoples from one place to another. The waterways is an effective means of transport, particularly along the rivers. Kolkata is an important part on the river Hooghly. The plain area also has a large number of airports. बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है. आप देख सकते हैं कि भाई गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के मुख्य रूप से 4 मार्ग सुविकसित हैं. मैदानी क्षेत्रों के लोग रेल मार्ग, सड़क मार्ग द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान पर जाते हैं. नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है. कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है और एक महत्वपूर्ण पत्तन भी है, मतलब बंदरगाह भी है. मैदानी भागों में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं. ठीक है. Tourism is another important activity of basin. Taj Mahal on the banks of river Yamuna in Agra, Allahabad on the confluence of the rivers Ganga and Yamuna, Buddhist stup in Uttar Pradesh and Bihar, Lucknow with its Imambara, Assam with Kaziranga and Manas with wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with a distinct tribal culture are some of the places worth a visit. पर्यटन इस बेसिन की अहम क्रिया है. यहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं. आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल, लखनऊ का इमामबाड़ा, इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्तूप, असम का मनास एवं काजीरंगा वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातियां, संस्कृति जैसे अनेक दर्शनीय स्थल हैं. That's all for today. Thank you.